आमोद के अंदर गुस्सा किसी ज्वालामुखी के जैसे इकट्ठा हो रहा था, जो किसी भी पल फटने के लिए तैयार था। निधि वर्मा का नाम उसके दिमाग की गहराई में छप गया था। उसने आमोद को इस तरह से इंसल्ट किया था कि आमोद उसे कभी भी भूल नहीं सकता था। आओ बैठो। ध्रुव फरारी के लिमिटेड एडिशन को देखता है और तुरंत ही उसका दरवाजा खोल देता है। मैं लवीना को अंदर आने के लिए कह रही हूँ। तुम इतने बड़े हो गए हो, नजर नहीं आ रहा है कि इस कार में बस केवल 2 ही सीट्स हैं। निधि वर्मा की बात सुनकर ध्रुव की बोलती बंद हो जाती है। हम जिंदल फैमिली में तुम्हारा इंतजार करेंगे, तुम टैक्सी लेकर आ जाना। इतना कहने के बाद निधि वर्मा लवीना को कार के अंदर आने के लिए कहती है। हालांकि ये बात और थी कि लवीना को उसकी बात मानने में थोड़ा डर लग रहा था। आफ्टर ऑल निधि वर्मा की नजरों में ध्रुव उसका फियांसे था। मैंने कहा ना कि अंदर आओ, ये एक ऑर्डर है। निधि वर्मा के इतना कहने के बाद लवीना फिर और कुछ नहीं कह सकती थी और उसके पास निधि की फरारी के अंदर बैठने के अलावा और कोई चॉइस नहीं बची थी। जब निधि वर्मा की कार शहर के हाईवे पर पहुंचती है, तब लवीना निधि वर्मा की तरफ देखती है। मिस, एक्चुअली आपको मिस्टर गिल को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए था। निधि वर्मा के साथ इतने लंबे समय तक काम करने के बाद लवीना अच्छे से जानती थी कि निधि वर्मा कैसी लड़की है। भले ही निधि वर्मा देखने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट नजर आती हो, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं था। मुझे उसे इस तरह से ट्रीट करना अच्छा लगता है, नहीं तो अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो ध्रुव को वाकई में ऐसा लगेगा कि उसके पास मुझे डेट करने का कोई चांस है। वो जितनी जल्दी मुझ पर गिव अप कर दे, उतना ही हम दोनों के लिए अच्छा है। लेकिन आपके और उनके पिता के बीच आप दोनों की शादी का जो रिश्ता फिक्स हुआ है, उसका क्या? मैं श्योर हूँ कि आप अपने डैड को अच्छे से जानते होंगे, वो अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि ध्रुव खुद अपने डैड से इस बारे में बात करे। कुछ समय के बाद निधि वर्मा जिंदल फैमिली पहुंचती है। आज इकोनॉमी एसोसिएशन में विश्वास जिंदल को बहुत से इन्वेस्टमेंट और कनेक्शंस मिले थे और इसीलिए वो वेन्यू से जल्दी निकल आए थे। लेकिन जैसे ही वो जिंदल फैमिली वापस लौटे थे, उन्होंने देखा था कि तृप्ति किसी से बातें कर रही है और जिससे वो बातें कर रही है वो कोई और नहीं बल्कि निधि वर्मा थी। ये मिस वर्मा यहाँ पर क्या कर रही है? लेकिन फिर उसी समय वो साथ ही साथ ये भी नोटिस करते हैं कि तृप्ति के चेहरे के एक्सप्रेशंस कुछ ठीक नहीं है। भले ही विश्वास जिंदल इतने सालों से ज्यादातर बिजनेस ट्रिप्स पर ही रहते थे और अपनी कंपनी पर फोकस करते थे, लेकिन वो अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानते थे और इसीलिए वो ये देख सकते थे कि इस समय तृप्ति बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। और जब विश्वास जिंदल वहाँ पर जाते हैं, तब तृप्ति उन्हें गुस्से में चिल्लाते हुए सुनाई देती है। चली जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हारा कोई स्वागत नहीं है। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था। क्या हुआ तृप्ति? क्या तुम ध्रुव को पसंद नहीं करती हो? ध्रुव के लिए मेरी फीलिंग्स का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम ध्रुव के साथ सोना नहीं चाहती हो? निधि वर्मा की बात सुनकर तृप्ति इतने ज्यादा गुस्से में थी कि गुस्से के मारे उसकी पूरी बॉडी कांप रही थी। आफ्टर ऑल ध्रुव के लिए उसकी फीलिंग्स का ध्रुव के साथ सोने से कोई लेना देना नहीं है। तुम बस केवल कीमत बताओ, और अगर वो कीमत सही हुई तो आज रात ध्रुव यहाँ तुम्हारे साथ होगा। ऑफ कोर्स, अगर तुम ऐसा करना चाह रही हो तो तुम पहले शुरुआत करने वाली बन सकती हो। निधि वर्मा की ये बात सुनने के बाद तृप्ति इतनी ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि उसने ऑलमोस्ट वहाँ पर रखा हुआ वाज उठाकर फेंक दिया था। पैसे? तुम्हें क्या लगता है कि तुम पैसों से सब कुछ खरीद सकती हो? ऑफ कोर्स, अगर पैसे से सब खरीदा नहीं जा सकता है तो इसका मतलब हुआ कि इस इंसान के पास इतना पैसा ही नहीं है। निधि वर्मा की बात सुनकर तृप्ति किसी तरह से अपने गुस्से पर कंट्रोल किए हुई थी, लेकिन अंत में वो अपने गुस्से से हार ही गई थी। पिछले कुछ समय से जिंदल फैमिली में बहुत सारी चीजें चल रही हैं और इसीलिए तृप्ति पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी और ऐसे में अब निधि वर्मा का वहाँ पर आना आग में घी डालने का काम कर रहा था। तुम हो कौन? किसने भेजा है तुम्हें यहाँ पर? ध्रुव ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है क्या? तृप्ति अच्छे से जानती थी कि उसके मन में ध्रुव के लिए फीलिंग्स हैं और सच पूछो तो वो दोनों इमोशनली एक दूसरे के करीब आ भी रहे थे, तो बाकी चीजें भी अपने आप ही ठीक हो जानी थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि निधि वर्मा के वहाँ पर आने से शायद सब कुछ बिखरने वाला था। क्या निधि वर्मा का तृप्ति से मिलना ध्रुव और तृप्ति के रिश्ते को खत्म कर देगा? और क्या करेगा ध्रुव जब उसे पता चलेगा कि निधि वर्मा ने तृप्ति से क्या कहा है? क्या निधि वर्मा तृप्ति को ध्रुव के करीब लाने की अपनी जिद छोड़ेगी?
टेक्निकली तुम जो कर रही हो वो गलत नहीं है, लेकिन फिलहाल ये बात जाने देते हैं। तो बताओ मुझे क्या कीमत है? चिंता मत करो, मैं हर कीमत एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। आफ्टर ऑल वैसे भी ये पहली बार नहीं होगा जब ध्रुव को किसी औरत का सहारा लेना पड़ा हो। निधि वर्मा की बात सुनकर तृप्ति शॉक्ड हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने निधि वर्मा की बातों में कुछ नोटिस किया है और अब वो समझ नहीं पा रही थी कि निधि वर्मा और ध्रुव का आपस में क्या रिश्ता है। क्या बकवास है ये? हो, ये बकवास नहीं है। क्या तुम्हें नहीं पता कि कैसे ध्रुव वर्मा रियल एस्टेट को टेक ओवर करने में कामयाब हुआ है? खैर, वो सब जाने दो। तुमसे इन सब चीजों के बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। मुद्दे की बात यह है कि मेरा ऑफर मानकर तुम्हें ध्रुव के साथ रात बिताने का मौका मिल जाएगा और मुझे साथ साथ पैसे बनाने का। कमाल का ऑफर है ना? तृप्ति इस समय इतना ज्यादा गुस्से में आ गई थी कि गुस्से के मारे उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पा रहे थे। इनफैक्ट वो निधि वर्मा से और बात करने की जहमत ही नहीं उठाती है, बल्कि वो बस पलटती है और सीधा अपने कमरे में जाकर गुस्से में कस के दरवाजा बंद कर लेती है। उसी समय विश्वास जिंदल जल्दी से वहाँ पर जाते हैं। मिस वर्मा, क्या हुआ है? हालांकि विश्वास जिंदल लोगों को मक्खन लगाने वालों में से नहीं थे, लेकिन ये भी सच था कि आज इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस में निधि वर्मा ने उन पर एहसान तो किया ही था और इसीलिए वो उसके साथ रूड नहीं हो सकते थे। कुछ नहीं, आपकी बेटी ये नहीं जानती है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। मैं तो बस केवल उसकी मदद करना चाहती थी। मेरी बेटी से गलती से हो गया है, थोड़ी नादान है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। वैसे आप बताइए ना कि क्या बात है, मैं आपके बिहाफ पर उससे बात करूंगा, अगर आपको बुरा ना लगे तो। नहीं, कोई बात नहीं। इतना कहने के बाद निधि वर्मा पलटती है और वहां से चली जाती है। इस तरफ अपने कमरे में बैठी तृप्ति को निधि वर्मा और उसकी बातें दोनों ही बहुत ज्यादा अजीब लग रहे थे। जैसे ही निधि वर्मा वहां से बाहर जाती है, तृप्ति अपनी खिड़की से ध्रुव को वहां पर आता हुआ देखती है। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव वहां पर तृप्ति से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि टैक्सी से उतरने के बाद वो सीधा निधि वर्मा की तरफ चला गया था। जाहिर सी बात है कि वो थोड़ा गुस्से में था। निधि, आखिर तुम कर क्या रही हो? ध्रुव, तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। मैं तुम्हारी पत्नी कैसे बन सकती हूँ? तुम आज तक तृप्ति के साथ एक रात नहीं बिता पाए हो, उसके साथ फिजिकल नहीं हो पाए, तो शादी के बाद तुम मेरे साथ किस तरह से अपनी रातें बिताओगे? निधि वर्मा की बात सुनकर ध्रुव की एक बार फिर से बोलती बंद हो गई थी। एक बात तो उसे अच्छे से समझ में आ गई थी कि निधि वर्मा जल्द से जल्द उससे छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन अगर वो बस नाम की ही फियांसे है तो उस हिसाब से ध्रुव को किसी और लड़की के साथ सेट करने के लिए वो कुछ ज्यादा ही हदें पार कर गई है। क्या तुम अपनी ये बकवास बंद करोगी? क्या तुम जानती भी हो कि प्यार होता क्या है, फीलिंग्स क्या होती हैं? ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पैसे से खरीदी नहीं जा सकती हैं। तुम प्यार को पैसे से नहीं खरीद सकती हो। ध्रुव को इस बात की बहुत खुशी थी कि उसके डैड ने शुरू से ही उसे गरीब की जिंदगी से पहचान कराई है और इसीलिए वो प्यार और फीलिंग्स को अच्छे से समझता था। और रही बात निधि वर्मा की, तो वो एक ऐसी लड़की थी जो कि अमीरी में पली बढ़ी थी और यही वजह थी कि उसके लिए इस बात को समझ पाना मुश्किल था। हालांकि ये बात और थी कि ध्रुव की बातें सुनकर निधि वर्मा को गुस्सा आ गया था। तो क्या मैं तुम्हारे लिए चीजें खराब कर रही हूँ? ठीक है, फिर आज मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असल में बकवास किसे कहते हैं। क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम्हारे लिए तृप्ति के मन में जो फीलिंग्स है वो सच्ची है? वो सच में तुमसे प्यार करती है? इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन निधि वर्मा इतनी आसानी से इस बात को जाने नहीं देना चाहती थी। सॉरी, लेकिन आज तो मैं इस बात को जाने दूंगी ही नहीं। ध्रुव, मेरे यहाँ पर आने से पहले मैंने तुम पर बहुत इन्वेस्टिगेशन की थी और इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में जितना जानती हूँ उतना तुम खुद भी अपने बारे में नहीं जानते हो। और आज मैं तुम्हें तृप्ति का असली चेहरा दिखाती हूँ। चलो मेरे साथ। इतना कहने के बाद निधि वर्मा ध्रुव को अपनी कार में खींच कर बैठाती है और सीधा नाइट स्ट्रीट मार्केट की तरफ जाने लगती है, वो जगह जहाँ पर मालिनी रहा करती थी। आखिर क्या मकसद है निधि वर्मा का ध्रुव को नाइट स्ट्रीट मार्केट ले जाने का? निधि वर्मा तृप्ति के बारे में ऐसा कौन सा सच जानती थी जिससे तृप्ति का असली चेहरा ध्रुव के सामने आ जाने वाला था? या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ निधि वर्मा की एक चाल थी ध्रुव और तृप्ति का रिश्ता तोड़ने के लिए? क्या मालिनी और निधि वर्मा का आपस में कोई कनेक्शन है?
इस तरफ जिंदल फैमिली में तृप्ति सब कुछ साफ साफ अपने कमरे की खिड़की से देख रही थी। हालांकि उसे उन लोगों की आवाजें साफ साफ तो सुनाई नहीं दे रही थीं, लेकिन उन लोगों के होंठ पढ़कर वो थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकती थी कि वो लोग किस बारे में बातें कर रहे हैं। तभी विश्वास जिंदल वहां पर आ जाते हैं और उनके आते ही तृप्ति उन्हें वहीं पर रोक देती है। डैड, मुझे सच सच बताइए कि आज इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ था। तृप्ति ने तय कर लिया था कि आज वो सब कुछ जानकर ही रहेगी, फिर भले ही उसके डैड टॉपिक को क्यों ना बदल दें। और सच पूछो तो विश्वास जिंदल टॉपिक को बदलना चाहते थे, लेकिन तृप्ति ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया था। वो दोनों फियांसेस हैं। ऐसा लग रहा है कि रंधावा रियल एस्टेट इसीलिए सरवाइव कर गया है क्योंकि निधि वर्मा ने उसके 50% शेयर्स खरीद लिए थे। निधि वर्मा कटौता एरिया की एक बहुत ही फेमस लड़की है। अभी वो जवान है, लेकिन उसकी बिजनेस स्किल्स का जवाब नहीं है। 14 साल की उम्र से ही वो वर्मा फैमिली के बिजनेस संभाल रही है और अब तक केवल एक बार हारी है, और वो भी रंधावा रियल एस्टेट की वजह से, क्योंकि उसे ध्रुव की मदद करनी थी। अपने डैड की बात सुनकर तृप्ति को अपने ही कानों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि ध्रुव इसलिए इतना अमीर है क्योंकि वो निधि वर्मा के पैसों पर पलता है। तृप्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ध्रुव की पहले से ही एक फियांसे थी तो फिर उसने तृप्ति के साथ रिश्ता क्यों जोड़ा। यह ख्याल भर ही कुछ दिन पहले वो और ध्रुव एक साथ एक ही बेड पर सोए थे, अब तृप्ति को अनकंफर्टेबल करवा रहा था। वहीं दूसरी तरफ विश्वास जिंदल काफी ओपन माइंडेड थे और इसीलिए तृप्ति की बात सुनकर वो स्माइल कर देते हैं। तृप्ति, मुझ पर भरोसा करो। देखो, मुझे बाकी चीजों के बारे में तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है कि ध्रुव निधि वर्मा के पैसों पर नहीं पलता है। ध्रुव में से एक लीडर का ऑरा निकल कर आता है। उस तरह की फीलिंग वो एक ऐसी चीज नहीं है जिसे निधि वर्मा दबा कर रख सके। विश्वास जिंदल को ध्रुव पर बहुत ज्यादा भरोसा था और इसलिए उन्हें लगता था कि ध्रुव एक गलत इंसान नहीं है। अपने डैड की बात सुनकर तृप्ति का दिल बेचैन हो रहा था। उसके मन में मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही थी, खासतौर पर जब वो फोन निकालती है और देखती है कि ध्रुव ने उसे एक भी मैसेज नहीं भेजा है तो वो और भी ज्यादा बेचैन हो जाती है। दूसरी तरफ नाइट स्ट्रीट मार्केट पर निधि वर्मा की कार इस समय मालिनी के घर के बाहर पार्क्ड थी। क्या यही मतलब था तुम्हारा अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करने से? ध्रुव चाह कर भी ये नहीं समझ पा रहा था कि निधि वर्मा के दिमाग में क्या चल रहा है। सही कहा तुमने, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम कई बार यहाँ पर आए हो, लेकिन कभी भी अंदर नहीं गए हो। इतना कहने के बाद निधि वर्मा एक चाबी निकालती है और ये देखकर ध्रुव सरप्राइज हो जाता है। क्या निधि वर्मा पहले भी यहाँ पर आ चुकी है? यही सवाल ध्रुव के मन में चल रहा था। चलो अंदर। इतना कहने के बाद निधि वर्मा ताला खोलती है और ध्रुव को सीधा अंदर ले आती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो इस जगह को बहुत अच्छे से जानती है। वो वाकई में ध्रुव को ध्रुव से ज्यादा बेहतर तरीके से जानती थी। उसे न सिर्फ ध्रुव के बारे में सब कुछ पता था, बल्कि वो हर उस इंसान के बारे में जानती थी जिनका ध्रुव से कुछ ना कुछ लेना देना था। ध्रुव इस समय मालिनी के घर पर था और घर की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने उसकी चीजों की छानबीन की है। वहाँ जमीन और टेबल पर धूल की परत देखकर एक बात तो तय थी कि मालिनी वहाँ पर मौजूद नहीं थी। लेकिन जिस चीज ने ध्रुव का ध्यान अपनी तरफ खींचा था वो थी एक पुरानी डायरी जो कि टेबल पर रखी हुई थी। ध्रुव उसे उठाता है और तुरंत ही उसे खोलता है। एंजॉय। ध्रुव डायरी के उन पन्नों पर मौजूद हैंडराइटिंग को अच्छे से पहचानता था क्योंकि वो मालिनी की हैंडराइटिंग थी, जिसे ध्रुव कहीं पर भी पहचान सकता था क्योंकि वो बहुत ही प्यारी और इमोशन से भरी हुई थी। हालांकि ये बात और थी कि इस समय उस डायरी को देखकर ध्रुव शॉक्ड रह गया था। वो लगातार उस डायरी के पन्नों को पलटता जा रहा था और जितना ज्यादा वो उन पन्नों को पलट रहा था वो उतना ज्यादा शॉक्ड हो रहा था। उसकी वजह ये थी कि उस डायरी के हर पन्ने में केवल एक ही इंसान के बारे में लिखा हुआ था और वो इंसान खुद ध्रुव था। वो पूरी की पूरी डायरी ध्रुव के बारे में थी। उसमें वो पल रिकॉर्ड था जब मालिनी पहली बार ध्रुव से मिली थी और फिर उनकी साथ में बनाई कुछ यादों के हिस्से। सब कुछ बहुत ही डिटेल में उस डायरी में रिकॉर्ड था। यहाँ तक कि वो चीजें जो खुद ध्रुव भी भूल गया था वो भी उस डायरी में लिखी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसके साथ समय बिताने के अलावा मालिनी अपना समय ध्रुव के बारे में लिखने में ही बिता रही थी। और ठीक उस समय अचानक ध्रुव की नजर एक एंट्री पर पड़ती है और उसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। आखिर ऐसी भी कौन सी एंट्री देख ली थी ध्रुव ने मालिनी की डायरी में? क्या मालिनी की डायरी में ध्रुव को कोई ऐसा क्लू मिलेगा जो उसे मालिनी तक पहुंचा सके? या मालिनी की डायरी में तृप्ति के बारे में कुछ ऐसा लिखा है जो ध्रुव और तृप्ति के रिश्ते पर असर डालेगा? क्या निधि वर्मा जानती है कि मालिनी कहाँ पर है?
ध्रुव तुरंत ही जमीन पर बैठ जाता है और तेजी से उस डायरी के पन्नों को पलटने लगता है और फिर बहुत ही जल्द ध्रुव को वो एंट्री मिल जाती है जिसे वो ढूंढ रहा था। आज तृप्ति मुझसे मिल गई थी। तृप्ति ने मुझसे पूछा क्या मैं ध्रुव को पसंद करती। आज तृप्ति ने मुझसे पूछा कि पेपर स्टार्स कैसे फोल्ड करते हैं। मैंने रातों रात उसे ऐसा करना सिखाया। वो एक बहुत ही क्विक लर्नर है जो अपने लेसन्स को बहुत ही सीरियसली लेती है। आज तृप्ति ने मुझसे ध्रुव की पसंद और नापसंद के बारे में पूछा। सब कुछ उस डायरी में साफ साफ लिखा हुआ था। वो सब कुछ पढ़कर ध्रुव बहुत ही ज्यादा शॉक्ड था। उसने ये कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तृप्ति ने मालिनी की वजह से उसके लिए पेपर स्टार्स को फोल्ड करना सीखा है। मालिनी ने ही तृप्ति को सब कुछ सिखाया है। तो कैसा रहा? पढ़ ली पूरी डायरी? 2 घंटे के बाद जब ध्रुव उस डायरी के लास्ट पन्ने पर पहुंचा था तब निधि वर्मा उससे पूछती है। ध्रुव इस समय इतना ज्यादा सरप्राइज था कि उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। इससे पहले कि वो समझ पाता उसकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे जो कि जमीन पर गिर रहे थे। मालिनी कहाँ पर है? निधि वर्मा अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के सामने क्रॉस करते हुए बोली। मुझे ऐसे मत देखो। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए आई हूँ। जब तक तुम वो करते हो जो मैं चाहती हूँ और तुम्हारे साथ मेरी इस एंगेजमेंट को तोड़ने में तुम मेरी मदद करते हो, मैं मालिनी को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगी। रहने दो, मैं खुद कुछ सोच लूंगा। ध्रुव खुद से ही मालिनी को ढूंढना चाहता था। और तो और इनसे साबित नहीं होता है। तुम यहाँ पर मुझे का असर आने के लिए थी, लेकिन इस सब से ये कहीं भी साबित नहीं हो रहा है कि तृप्ति की फीलिंग्स लिए झूठी। ध्रुव जानता था कि मालिनी ने अपना दिल और आत्मा निकाल कर उसी में रख दी है। वहीं दूसरी तरफ ध्रुव जब से मालिनी से मिला था तब से मालिनी को वो बस एक दोस्त के जैसा ट्रीट करता आया था। मालिनी एक अच्छी लड़की थी और तृप्ति भी एक अच्छी लड़की है। वो दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हुए भी एक जैसी ही हैं। एक कैंपस डीवा के तौर पर तृप्ति अपनी शान, अपना घमंड भुलाकर मालिनी से ये पूछने के लिए आई थी कि पेपर स्टार्स कैसे फोल्ड करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मालिनी को ध्रुव की पसंद नापसंद के बारे में सब कुछ तब से पता था जब से वो कुछ सालों से ध्रुव के लिए पेपर स्टार्स फोल्ड करती आई है। यहाँ तक कि तृप्ति के आ जाने के बाद से मालिनी उससे दूरी तक बनाने लग गई थी। ये सब देखने के बाद ध्रुव इस समय बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूड में था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जब निधि वर्मा ध्रुव को बाहर जाते हुए देखती है तब वो और भी ज्यादा स्पीचलेस महसूस करने लग जाती है। बेवकूफ आदमी, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि मैं क्या चाहती हूँ? ध्रुव, ये सोचने की हिम्मत भी मत करना कि हमारी एंगेजमेंट होनी तय है, क्योंकि तुम उसे तोड़ने के लिए तैयार नहीं हो। इतना कहने के बाद निधि वर्मा भी वहाँ से चली जाती है और दिल्ली के अपने टेम्पररी रेजिडेंस में लौट आती है। इस तरफ शर्मा फैमिली में आमोद वापस आ गया था और उसकी हालत धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी, जो ना कि घर का रह गया था और ना ही घाट का। आमोद को आता हुआ देखकर हर कोई उसे वेलकम करने के लिए शर्मा फैमिली के गार्डन में जाता है। आमोद दूसरी तरफ एक धम की आवाज के साथ जमीन पर बैठ जाता है और गुस्से में उसकी मुट्ठियां बहुत ही कस के बंद थी। वो किसी को भी उससे और शर्मा फैमिली को इस तरह से इंसल्ट करना अलाउ नहीं कर सकता था। कुछ समय के बाद वो फिर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और गहरी सांसें लेता है। जब वो पूरी तरह से होश में आ जाता है तब उसके डैड उसके सामने आ जाते हैं। बेटा, क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? लेकिन आमोद अभी भी खामोश था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे मेंटली बहुत ही भारी चोट पहुंची हो। डैड, मैं उस आदमी से सामने से मिलना चाहता हूँ। आमोद ने बस यही एक सेंटेंस कहा था। उसकी बात सुनकर उसके डैड कुछ पल तक खामोश रहते हैं और फिर आमोद की बात मानते हुए हाँ में अपनी गर्दन हिला देते हैं। इस तरफ दिल्ली के एक बार में लवीना नशे की हालत में झूमती हुई बार से बाहर निकल रही थी। एक फॉरेनर लड़की के तौर पर लवीना, लड़का हो या लड़की, सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच ही लेती थी। और फिर अगली सुबह उस बार के पास वाली सड़क पर एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बारे में किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा होगा। दूसरी तरफ सुबह होने पर निधि वर्मा भी बेड पर ही अंगड़ाई लेते हुए उठती है। लवीना? लेकिन लवीना की तरफ से उसे कोई जवाब नहीं आता है और ये देखकर निधि वर्मा खुद से ही उठती है और अपनी आंखें मलते हुए खुद को जगाती है। शिट, लगता है फिर से नशे की हालत में कहीं पड़ी हुई है। अपने मन में इसी ख्याल के साथ निधि वर्मा तुरंत ही बेड से उतरकर लवीना का पता लगाने लगती है। कहाँ है लवीना? क्या उसके गायब होने में आमोद का हाथ है? और आखिर कौन सा इंसिडेंट हो रहा है बार के पास वाली सड़क पर?
बार के पास वाली सड़क पर लवीना की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और वो एक लोहे की चेयर से बंधी हुई थी। चाहे लवीना कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो खुद को आजाद नहीं कर पा रही थी। चाहे वो कितने ही आंसू क्यों ना रोले, चाहे वो दर्द में कितना ही क्यों ना चिल्ला ले, या चाहे वो कितना ही गुस्सा क्यों ना कर ले, लेकिन उसके आसपास के लोग कुछ नोटिस ही नहीं कर रहे थे। इनफैक्ट सब और ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि लवीना ये सब कुछ परफॉर्मेंस आर्ट के लिए कर रही है, जो एक तरह का शो होता है, ये देखने के लिए कि लोग उस इंसान के साथ क्या करते हैं जो पलट कर वार नहीं कर सकता। और लवीना को उस शो का आर्टिस्ट समझ रहे थे लोग, और उसी का ही नतीजा था कि सिचुएशन और बदतर होती जा रही थी, क्योंकि लोग और भी कहीं ज्यादा बोल्ड होते जा रहे थे। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो लवीना का वीडियो तक बनाकर डाल दिया था। निधि वर्मा अपना फोन ऑन करके इंस्टाग्राम के थ्रू स्क्रॉल करती है और एक पल के लिए वो भी हैरान रह जाती है। सुबह सुबह ही उसका पूरा मूड खराब हो गया था। उसकी वजह थी कि लवीना का वीडियो इतनी तेजी से वायरल हुआ था कि अब तक सभी लोगों ने उसे देख लिया था। यहाँ तक कि इससे पहले जो लोग वर्मा फैमिली के प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम में प्रमोट करने के इंचार्ज थे, उन लोगों ने भी इस तरह से कुछ भी प्रोड्यूस नहीं किया था। हालांकि ये बात और थी कि वो वीडियो तुरंत ही बैन हो गया था, लेकिन उस वीडियो में लवीना की बॉडी घावों से भरी हुई थी और अब वो किसी भी पल बेहोशी की कगार पर थी। उसे दर्द हो रहा था और उसकी बॉडी के कुछ पार्ट्स में से अभी खून भी निकल रहा था। इस मोमेंट पर आकर सभी लोग उसके साथ बेरहम हो गए थे। Damn it! उसके बाद निधि वर्मा पलटती है और वहां से चली जाती है, और फिर 10 मिनट के बाद निधि वर्मा उस जगह पर होती है जहां पर लवीना को बांध कर रखा गया था। ध्रुव इस तरफ निहाल से मिलने के लिए उसके घर आ गया था। मिस्टर गिल, आज इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस कैसी थी? निहाल को लगा था कि सब कुछ ठीक रहा होगा क्योंकि ध्रुव ने उसे फोन नहीं किया था, लेकिन ध्रुव वहां पर इकोनॉमी कॉन्फ्रेंस को डिस्कस करने के लिए नहीं आया हुआ था। निहाल, तुम्हें मालिनी के बारे में कुछ पता चला? इसमें सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। मालिनी को उसके ऑर्फनेज वाले ही लेकर गए थे और हमने ऑलरेडी ऑर्फनेज के लोगों को कह दिया है उसे वापस भेजने के लिए, लेकिन उस ऑर्फनेज के डीन का कहना है कि ऑर्फनेज वापस लौटते ही वो कहीं गायब हो गई है और उन लोगों को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं है कि वो कहाँ गई है। लेकिन आप चिंता मत करिए, हम जल्द ही उसे ढूंढ लेंगे। मालिनी की डायरी पढ़ने के बाद ध्रुव मालिनी को ढूंढने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन हो गया था। ध्रुव को निहाल की काबिलियत पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों उसे अंदर से इन सब को लेकर अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। तभी अचानक से ध्रुव की नजर वहां लिविंग रूम में मौजूद टीवी पर पड़ती है और उस पर चल रही न्यूज को देखकर वो शॉक्ड रह जाता है। उसकी वजह ये थी कि न्यूज में निधि वर्मा मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट दे रही थी कि वो लवीना के गुनहगार को खून के आंसू रुलाएगी। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? बहुत अच्छे से तो नहीं पता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में पता करूं तो मैं तुरंत ही इस काम में लग जाऊंगा। लेकिन अभी तक मुझे जो कुछ भी पता चला है उसके हिसाब से ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई किसी से बदला लेना चाहता हो। सिर्फ बदला नहीं लेना चाहता है, कोई उस बदले को कुछ ज्यादा ही आगे ले गया है। उसके बाद निहाल को कुछ ऑर्डर्स देने के बाद ध्रुव सीधा निधि के घर जाता है, जो ऑलरेडी कहीं जाने की तैयारी में नजर आ रही थी। ध्रुव को समझते देर नहीं लगती कि निधि वर्मा कहाँ जा रही है और वो उसे रोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन निधि वर्मा इस समय किसी की भी सुनने वाली नहीं थी, खासतौर पर ध्रुव की, जो उसकी नजरों में सिर्फ एक लूजर था। ध्रुव ने यहाँ तक कोशिश की थी कि वो निधि वर्मा को अपनी मदद ऑफर कर सके, लेकिन निधि वर्मा ने उसकी कोई भी मदद लेने से मना कर दिया था और वो सीधा उस बार चली गई थी जिसके बाहर लवीना के साथ वो हादसा हुआ था। ध्रुव चाहकर भी उसे रोक नहीं पाया था, लेकिन उसे ये महसूस हो रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। निहाल, हमारे आदमियों को तैयार करो, मुझे उनकी जरूरत है। निहाल को जल्दबाजी में कॉल लगाने के बाद ध्रुव फिर तुरंत ही सीधा निधि वर्मा के पीछे चला जाता है, लेकिन इससे पहले ध्रुव बाहर जा पाता, लवीना उसे पीछे से आवाज देती है और ध्रुव वहीं पर रुक जाता है। मिस्टर गिल, जल्दी से मिस करो किए, नहीं तो वो किसी मुसीबत में पड़ जाएंगी। मेरे साथ जो हुआ वो सब कुछ एक जाल था उन्हें फंसाने के लिए। ध्रुव से बात करते समय लवीना की बॉडी कांप रही थी और ध्रुव समझ सकता था कि उस पर क्या बीत रही होगी। तुम चिंता मत करो, मेरे होते हुए निधि को कुछ नहीं होगा। तुम जाकर आराम करो, बाकी सब मैं देख लूंगा। इतना कहने के बाद ध्रुव फिर सीधा बाहर निकल जाता है। क्या वक्त रहते ध्रुव निधि वर्मा तक पहुंच पाएगा? आखिर कौन है वो जिसने निधि वर्मा को फंसाने के लिए ये जाल बिछाया है? क्या ये काम आमोद का है या फिर इसके पीछे कोई और अनजान दुश्मन है?
कुछ घंटों के बाद ध्रुव और निधि वर्मा एक बार फिर से निधि वर्मा के घर पर बैठे हुए थे। फर्क बस इतना था कि निधि वर्मा इस समय गुस्से में तमतमा रही थी और ध्रुव अपने चेहरे पर रिलैक्स्ड स्माइल के साथ बैठा हुआ था। और रही बात लवीना की, तो वो उन दोनों को बस चुपचाप देख रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब कोई अपनी चुप्पी तोड़ेगा। पिछले कुछ घंटों में बहुत कुछ हो गया था। ऐसा होना ना तो लवीना ने एक्सपेक्ट किया था और ना ही निधि वर्मा ने। फाइनली कुछ समय के बाद निधि वर्मा जो गुस्से में थी, टेबल पर हाथ मारकर उस कमरे में फैली खामोशी को तोड़ती है। तुम अपने आप को समझते क्या हो? कोई हीरो हो तुम? मैंने तुमसे कहा था कि वहाँ मत आना, लेकिन तुम फिर भी आए। और बस केवल आए ही नहीं, तुमने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने सब कुछ बर्बाद किया? एक्सक्यूज मी, अगर मैं सही समय पर वहाँ नहीं आता तो वो 2 टके का किराए का गुंडा तुम्हें फंसाकर तुम्हारा ही वीडियो कन्फेशन ले लेता कि तुमने मीडिया में जो कुछ भी कहा था तुम उसे वापस लेने को तैयार हो और अपने उस स्टेटमेंट के लिए तुम माफी मांगती हो। वो तो मैं वहाँ आ गया और मैंने न सिर्फ उन गुंडों को संभाला बल्कि पुलिस को भी संभाल लिया जिसे तुमने ही वहाँ पर बुलाया था। वो इसलिए क्योंकि मुझे लगा नहीं था कि तुम अकेले उन गुंडों से भिड़ पाओगे। और वैसे भी उन गुंडों की वो हालत तुमने नहीं, तुम्हारे बॉडीगार्ड ने की थी। खैर, बात को मत पलटो। तुम्हें पता है कि हीरो बनने के चक्कर में तुमने किसे ऑफेंड किया है? उसी को जिसने तुम्हें फंसाने के लिए ये जाल बिछाया था और जिसने लवीना का ये हाल करवाया था, राहुल वडाली। तुम जानते हो राहुल वडाली कौन है और तुम्हारी इस हरकत के बाद वो क्या कर सकता है? तुम जानती हो वो कौन है? ऑफ कोर्स तुम तो जानती ही होगी। आफ्टर ऑल उसने तुम्हें 30,000 करोड़ का लोन जो दिया है और उसी लोन से तुम यहाँ इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में इन्वेस्ट करने वाली थी और उसी लोन के दम पर वडाली का वो गुंडा तुम्हें ब्लैकमेल करके तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा था। वैसे तुम्हारे जैसी कॉन्फिडेंट और दबंग लड़की का इस तरह से राहुल वडाली से डरना शोभा नहीं देता है। इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस में तो तुमने सबकी बोलती बंद कर दी थी, फिर अब क्या हो गया? तुम समझ नहीं रहे हो। राहुल वडाली कोई आमोद शर्मा या इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस का प्रेसिडेंट नहीं है। राहुल वडाली उन सब से कहीं ज्यादा पावरफुल है। वो वडाली फैमिली का बेटा है। वडाली फैमिली कठौता एरिया की टॉप फैमिली है, लेकिन साथ ही साथ वो दुनिया से भी छुपी हुई है। वडाली फैमिली के पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं। इनफैक्ट उनके रिसोर्सेज पूरी की पूरी दिल्ली के रिसोर्सेज को मात दे सकते हैं। उनकी दौलत का कहीं कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन बस केवल इतना ही नहीं है, उनके बहुत से इलीगल बिजनेस भी हैं जो आज तक किसी की भी नजरों में नहीं आए हैं। लाशों के ढेर लगाना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैं राहुल वडाली से लोन की बात करने गई थी तब मुझे पूरा 1 दिन लगा था नेगोशिएशन के लिए। उसके बाद उसने मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया था, लेकिन उसकी वुमनाइजर होने की वजह से मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था और इसीलिए मैंने मना कर दिया था। अब शायद वो इसी का ही बदला ले रहा है। जब मैंने मीडिया में वो स्टेटमेंट दिया था कि लवीना के साथ ही हरकत करने वाले को मैं खून के आंसू रुलाऊंगी, तब मुझे पता नहीं था कि इसके पीछे राहुल वडाली है। और उस बार में जाकर मुझे ये बात पता चली थी, वडाली फैमिली के सामने वर्मा फैमिली कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद निधि वर्मा एक बार फिर से गुस्से से ध्रुव की तरफ देखती है। लेकिन तुमने फोन पर उसे उकसाकर सब कुछ बिगाड़ दिया है। तुम जानते हो तुम्हारी इस हरकत की वजह से उसने क्या किया है? क्या किया है? देखो, अगर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो तो तुम मुझे बता सकती हो। आफ्टर ऑल मैंने डैड से वादा किया है तुम्हारा ध्यान रखने का। ध्रुव की बात सुनकर निधि वर्मा ध्रुव की तरफ देखती है पर कुछ कहती नहीं है। निधि वर्मा के हिसाब से 30,000 करोड़ के लोन की प्रॉब्लम ध्रुव कैसे सॉल्व कर सकता था। ये देखकर कि कोई भी कुछ नहीं बोल रहा है, लवीना फिर ध्रुव को सब बताने का फैसला करती है। मिस्टर गिल, मिस इन्वेस्टमेंट को लेकर परेशान है। जो कुछ भी हुआ उससे राहुल वडाली के ईगो को चोट पहुंची है और उसने न सिर्फ लोन के 20,000 करोड़ का वायर ट्रांसफर कैंसिल कर दिया है, बल्कि वो 10,000 करोड़ जो उसने ट्रांसफर किया था वो अब उसे भी वापस मांग रहा है। और हमारे पास इतनी कैपिटल नहीं है कि हम राहुल वडाली को वो रकम लौटा पाएं। और अगर राहुल वडाली ने अपने हाथ खींच लिए तो फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमारी मदद नहीं करेगा। इतना कहने के बाद लवीना एक गहरी सांस लेती है। निधि वर्मा भी लवीना को कुछ भी बताने से रोकती नहीं है। उसके हिसाब से वैसे भी सारी बातें जानने के बाद भी कौन सा ध्रुव कुछ कर लेगा। ऐसा तो है नहीं कि ध्रुव उसे 30,000 करोड़ रुपए दे देगा। लेकिन ध्रुव ने इसके बाद जो कहा उसे सुनकर निधि वर्मा हैरान रह गई थी। बस इतनी सी बात, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। तुम लोग टेंशन मत लो, राहुल वडाली खुद तुम लोगों को लोन का अमाउंट देगा और वो भी 20% कम इंटरेस्ट के साथ। बस देखती जाओ। इतना कहने के बाद ध्रुव वहाँ से बाहर निकल जाता है और निधि वर्मा बस हैरानी में अपना मुंह खोले उसे जाते हुए देखती रहती है। बड़बोलेपन में तो इस लड़के का जवाब नहीं है। ये लड़का 300 करोड़ तक की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है तो 30,000 करोड़ की प्रॉब्लम को क्या सॉल्व करेगा?
उल्टा ये मेरी मुश्किलें और ना बढ़ा दे। अपने मन में इसी ख्याल के साथ निधि वर्मा इरिटेशन में अपने पैर जमीन पर पटकते हुए वहां से चली जाती है। इस तरफ निधि वर्मा के घर से बाहर निकलने के बाद ध्रुव निहाल को फोन करके सारी बातें बताता है और उसके बाद निहाल वडाली फैमिली को फोन लगाता है। फोन के दूसरी तरफ राहुल वडाली फोन उठाता है। मिस्टर वडाली, मुझे आपसे एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करनी है। वर्मा फैमिली को 30,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना है, इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप कम इंटरेस्ट के साथ उन्हें यह अमाउंट उधार देंगे। निहाल अपनी बात पर कॉन्फिडेंट था और उसकी बातों में नेगोशिएशन की कोई जगह नहीं थी। हालांकि ये बात और थी कि राहुल वडाली ने निहाल की बात को सीरियसली नहीं लिया था और उल्टा वो उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। आफ्टर ऑल वो राहुल वडाली है, लोन शार्क, और निहाल उससे कह रहा है कि वो न सिर्फ वर्मा फैमिली को 30,000 करोड़ का लोन दे बल्कि इंटरेस्ट भी कम कर दे। वडाली फैमिली इतनी भी दयालु नहीं थी। कौन हो तुम? बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। मैं वो हूं जिसके साथ पंगा लेना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, और वैसे भी मैं ये आपसे पूछ नहीं रहा हूं और ना ही आपसे डिस्कस कर रहा हूं, बल्कि मैं ये आपको बता रहा हूं। आपके पास बस केवल 2 घंटों का समय है। अगर इतने समय में आपने वर्मा फैमिली को 30,000 करोड़ रुपए उधार में नहीं दिए तो हम उन्हें ये रकम उधार में दे देंगे, लेकिन फिर उसके बाद आपका क्या होगा ये आप सोच भी नहीं सकते। इतना कहने के बाद निहाल फोन काट देता है और राहुल वडाली का मुंह खुला का खुला रह जाता है। क्या राहुल वडाली निहाल की धमकी मानकर निधि वर्मा को 30,000 करोड़ का लोन दे देगा, या इन सब के बाद वो निधि वर्मा के लिए और मुश्किलें पैदा कर देगा? क्या होगा राहुल वडाली का अगला कदम? कुछ समय बाद निधि वर्मा को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसकी वजह ये थी कि राहुल वडाली खुद चलकर निधि वर्मा के पास आया था और न सिर्फ उसने लोन के बाकी के पैसे निधि वर्मा को ट्रांसफर किए थे, बल्कि उसने इंटरेस्ट रेट भी 20% कम लगाया था। निधि वर्मा चाह कर भी समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ। एक पल के लिए तो उसे लगा कि इसके पीछे शायद ध्रुव का हाथ है, लेकिन फिर अगले ही पल वो अपने इस ख्याल को नजरअंदाज कर देती है। पर लवीना जानती थी कि इसके पीछे बिना किसी शक के ध्रुव का ही हाथ था। हालांकि ये बात और थी कि निधि वर्मा के सामने हुई इस हार ने राहुल वडाली की ईगो को और भी गहरी चोट पहुंचा दी थी। फिलहाल तो वो झुक गया था, लेकिन उसने तय कर लिया था कि वक्त आने पर वो न सिर्फ निधि वर्मा को बल्कि उस आदमी को भी मात दे देगा जिसने फोन पर उसे धमकी दी थी। निधि वर्मा के मैटर को सुलझाने के बाद ध्रुव उस तरफ निहाल के घर आया ही था कि तभी उसे विश्वास जिंदल का फोन आता है और उनका फोन देखकर ध्रुव की भौहें सिकुड़ जाती हैं। मिस्टर जिंदल, सब ठीक तो है ना? ध्रुव, तुम्हारे और तृप्ति के बीच में क्या हुआ है? मिस्टर जिंदल, क्या तृप्ति के साथ कुछ हुआ है? हाँ, कितनी सीरियस बात है? उसके पिता होने के नाते मैं कहूंगा कि ये बहुत ही ज्यादा सीरियस है। मिस्टर जिंदल, अगर आपके मन में कुछ है तो आप मुझे बता सकते हैं। ध्रुव खुद को जिंदल फैमिली के बाहर का नहीं मानता था और न ही विश्वास जिंदल ध्रुव को बाहर का मानते थे, और इसीलिए वो ध्रुव को सब कुछ बताने का डिसाइड करते हैं। असल में कुछ दिन हो गए हैं इस बात को। पहले तो तृप्ति इसके लिए मानी नहीं थी, लेकिन कल वो घर किसी वजह से आई थी। और ओह बाय द वे, तृप्ति ने आज कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया है। उसने अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं की। और ऐसा क्यों किया उसने? कुछ दिन पहले एक सेलिब्रिटी स्काउट तृप्ति से मिलने के लिए आया था। मुझे पता है ये कितना सच है कि मैंने निशा को कहते हुए सुना था कि उन एजेंट्स ने यहाँ बहुत से टॉप स्टार्स को मैनेज किया है, खास तौर पर वो जो फेमस है। शुरुआत में तो तृप्ति ने ये एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन बाद में वो जान गई थी कि उन एजेंट्स की कंपनी असली है और वो एजेंट भी सच्चा है, और इसीलिए उसने हाँ कर दी। वो जो कुछ भी चाहती है मैं उसे हर चीज करने में सपोर्ट करने को तैयार हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने कॉलेज क्यों छोड़ दिया। विश्वास जिंदल ने ये बात साफ साफ नहीं कही थी, लेकिन ध्रुव जानता था कि तृप्ति ने ऐसा उसकी वजह से किया था। कुछ दिनों पहले निधि वर्मा को लेकर उन दोनों के बीच एक गलत फहमी हुई थी और उसी के ही चलते शायद तृप्ति ने ये फैसला लिया था। कौन सी कंपनी में गई है वो? ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन। जब उससे मिलना तब उससे कुछ कहना नहीं। वो शायद ये सब कुछ इसलिए कर रही है ताकि वो फैमिली का बोझ कम करने में मदद कर सके।
मैं बस केवल इतना चाहता हूं कि वो अपनी पढ़ाई बीच में ना छोड़े। आप चिंता मत कीजिए, मैं उसे कॉलेज वापस भेज कर रहूंगा। विश्वास जिंदल से इतना कहने के बाद ध्रुव फिर तृप्ति से मिलने के लिए चला जाता है। सबसे पहले ध्रुव ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन की साइट पर जाता है, लेकिन वहां पर उसे पता चलता है कि तृप्ति का रंगून बार में एक शो है। ध्रुव अच्छे से जानता था कि उस बार में सिर्फ हाई क्लास लोग ही जाते हैं, लेकिन उसने तृप्ति का वहां पर जाना एक्सपेक्ट नहीं किया था। रंगून बार जाते ही ध्रुव तृप्ति को फोन लगाता है और कई बार ध्रुव की कॉल मिस करने के बाद तृप्ति फाइनली ध्रुव का फोन उठाकर उसे अपनी लोकेशन बताती है और ध्रुव उससे मिलने के लिए वहां पर जाता है। हालांकि ये बात और थी कि वहां पर भी तृप्ति का मैनेजर ध्रुव को एक मामूली लड़का समझकर उसकी इंसल्ट कर देता है और ध्रुव को वहां से जाने के लिए कह देता है। ध्रुव तृप्ति को रंगून बार में गाना गाने से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तृप्ति का मैनेजर एक बार फिर से उसकी बेइज्जती कर देता है और तृप्ति को वहां से लेकर चला जाता है। ठीक है तृप्ति, अब अगर तुमने तय कर ही लिया है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का, तो मैं भी वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और रही बात तुम्हारे इस मैनेजर की, तो लगता है इसकी कंपनी में ताले लगने के दिन आ गए हैं। ध्रुव अभी इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वहां पर उसकी मुलाकात अपने हाई स्कूल के दोस्त मेहुल राजदान से होती है, जो एक आर्टिस्ट था। ध्रुव चुपके से बिना बताए उसकी सभी पेंटिंग्स और कैलीग्राफी खरीद लेता है और अपनी सभी चीजों को एक साथ ऐसे बिकता हुआ देखकर मेहुल राजदान की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। हालांकि ये बात और थी कि मेहुल राजदान ये बात नहीं जानता था कि इन सब के पीछे ध्रुव का हाथ है। ध्रुव और मेहुल राजदान साथ में एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी योगेंद्र, जो वहां पर तृप्ति का शो देखने के लिए आया हुआ था, वो उन दोनों को जय पर्वत पर आने के लिए इनवाइट करता है। योगेंद्र ने ध्रुव की बातें सुनी थी और इसीलिए वो ध्रुव की ताकत को आजमाना चाहता था। हालांकि ये बात और थी कि जय पर्वत का नाम सुनकर ध्रुव को समझते देर नहीं लगती है कि योगेंद्र के इरादे ठीक नहीं है, पर फिर भी ध्रुव वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। योगेंद्र ने जय पर्वत पर एक कार रेस रखी हुई थी और वो चाहता था कि ध्रुव उसमें हिस्सा ले। जाहिर सी बात है कि ऐसा करने के पीछे योगेंद्र के इरादे नेक नहीं थे, लेकिन ये जानने के बाद भी ध्रुव वहां पर जाने के लिए इसलिए राजी हुआ था क्योंकि तृप्ति वहां पर थी और तृप्ति को ये गलतफहमी थी कि ध्रुव निधि वर्मा का पैसा इस्तेमाल करता है और इसीलिए वो ध्रुव से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी और ध्रुव तृप्ति की इसी गलतफहमी को दूर करना चाहता था। लगता है अब मिस्टर ध्रुव नहीं आएंगे। मिस्टर मेहुल, लगता है आपके दोस्त डर गए। योगेंद्र की बात सुनकर मेहुल, जो पहले से ही वहां पर पहुंच गया था, वो कुछ कहने ही वाला था कि तभी अचानक वहां लोगों की चीयर करने की आवाज सुनाई देने लगती है और अगले ही पल एक रेड GTR एक पावरफुल ब्रेक के साथ सीधा योगेंद्र के सामने जाकर रुक जाती है। कौन है उस रेड GTR में? क्या ध्रुव समय पर वहां आकर योगेंद्र को उसी की चाल में मात देने में कामयाब हो पाएगा, या वो योगेंद्र के सामने खुद को और मेहुल को शर्मिंदा कर देगा? और क्या ध्रुव रूठी हुई तृप्ति को मनाने में कामयाब हो पाएगा? अरे क्या शानदार गाड़ी है। योगेंद्र आश्चर्य से चीख पड़ा। उसकी तरफ एक खूबसूरत कार आ रही थी। वो एक लिमिटेड एडिशन GTR कार थी। योगेंद्र कार को देखकर हैरान हो गया था। दिल्ली में ये कार लेकर कौन घूम रहा था? दुनिया में ऐसी केवल 50 कारें थी और इस कार का ओनर होना स्टेटस को ऑटोमेटिकली बढ़ा देता था। कार के ड्राइवर की स्किल्स को देखकर लग रहा था कि ड्राइवर बहुत ही स्किलफुल और एक्सपीरियंस था। कोई साधारण ड्राइवर इस तरह का कौशल नहीं दिखा सकता था। योगेंद्र उस कार की तरफ चल दिया। वो सच में जानना चाहता था कि लिमिटेड एडिशन कार का मालिक कौन है। वो शायद उसका जानने वाला ही होगा। अगर नहीं भी होगा तो योगेंद्र उससे जान पहचान बना लेगा ताकि वो फ्यूचर में यूज के लिए कार उधार ले सके। जैसे ही योगेंद्र कार के सामने आया, वो एकदम से चौंक गया। योगेंद्र ने अपनी आंखें मली। उसे लगा था कि वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन ये कोई सपना नहीं था। योगेंद्र अवाक। वो ध्रुव है क्या? ये क्या हो रहा है? क्या मुझसे पहचानने में कोई गलती हो गई है? ये सपना देख रहा हूँ। वो सोचने लगा। ध्रुव, जो रंगून बार के बाहर खड़ा रहा था और उसे दरवाजे के अंदर भी नहीं जाने दिया गया था, अब GTR कार चला रहा था। ध्रुव ने ध्यान भी नहीं दिया कि योगेंद्र उसकी गाड़ी को घूरे जा रहा है। वो गाड़ी से उतरकर सीधे तृप्ति के पास गया, जो कि उसका वेट कर रही थी। माफ करना,
मॉडिफिकेशन थोड़ा ज्यादा ही हो गया ना यार। मुझे पता चला था कि जय पर्वत पर जाने के लिए ये मॉडिफिकेशन कराना पड़ेगा, तो मैंने करा लिया। मैं चाहता था कि ड्राइव स्मूथ रहे। ध्रुव ने तृप्ति से कहा। तृप्ति ने अपना सिर हिलाया। कार के आसपास बहुत से लोग इकट्ठा हो गए थे। वो कार को घूरे जा रहे थे। उन्होंने जैसे ही ध्रुव की बात सुनी तो उनके होश उड़ गए। जो भी इस कार के बारे में जानता था वो बता सकता था कि इंजन की आवाज सच में मॉडिफाई की गई थी, लेकिन यह एक लिमिटेड एडिशन कार थी। इतनी कीमती कार को ध्रुव ने बिना कुछ ज्यादा सोचे मॉडिफाई करा लिया क्योंकि उसे जय पर्वत जाना था। लोग जानना चाह रहे थे कि आखिर वो कितना अमीर था। ये योगेंद्र पूरी तरह से अवाक रह गया था। उसने अविश्वास से तृप्ति को देखा। तृप्ति के लिए ध्रुव को इस कार के साथ देखना कोई नई बात नहीं थी। मैंने कहा था ना कि मेरा बॉयफ्रेंड गरीब आदमी नहीं है। योगेंद्र की आंखों में हैरानी का भाव देखकर तृप्ति ने कहा। ध्रुव कुछ कदम चलकर योगेंद्र के पास गया। मिस्टर योगेंद्र, मैं तो आ गया अपनी कार के साथ। तुम्हारी कार कहाँ है? ध्रुव ने योगेंद्र से पूछा। ध्रुव की कार ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित कर लिया था, खासकर कुछ शीर्ष रेसर्स, ड्राइवरों और मॉडलों का। उनमें से लगभग सभी कार और उसके ओनर की ओर एडमिरेशन से देख रहे थे। कुछ लोगों ने उसकी कार का पीछा भी किया था। जब तक ध्रुव यहाँ पहुंचा तब तक बड़ी संख्या में वहां पर लोग इकट्ठे हो चुके थे। योगेंद्र ने ध्रुव की बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। योगेंद्र की कार ठीक उसके बगल में खड़ी थी, लेकिन वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहता था। वो तो तृप्ति को समझाना चाहता था कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करने के लिए उसे अमीरों के साथ हैंग आउट करना चाहिए, ध्रुव जैसे फटीचरों के साथ नहीं। लेकिन अब सब कुछ साफ था। अमीर कौन था? ध्रुव अमीर था। योगेंद्र की मॉडिफाइड कार, जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए थी, वास्तव में ध्रुव की कार के सामने कुछ भी नहीं थी। ये मेरी गाड़ी नहीं है। योगेंद्र को ऐसा इसलिए कहना पड़ा क्योंकि उसके मन में अपनी इज्जत खोने का डर था। अरे, तुम्हारी कार खो गई है क्या? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी कार ढूंढने में मदद करता हूँ। ध्रुव ने कहा तो लोग जोर से हंस पड़े। लोग हंसे इसलिए भी थे क्योंकि ध्रुव ने योगेंद्र का मजाक उड़ाया था, और इसलिए भी क्योंकि अमीरों के चुटकुले सबको फनी ही लगते हैं। योगेंद्र बहुत ही एम्बैरेस्ड फील कर रहा था, लेकिन ध्रुव यहाँ पर भी रुकने वाला नहीं था। योगेंद्र, तुम बड़े मजाकिया हो यार। तुम्हारी कार तुम्हारे पीछे ही खड़ी है ना। वैसे तुम्हारे जोक्स भी उतने ही बुरे हैं जितने की तुम्हारी ड्राइविंग स्किल। ध्रुव योगेंद्र को घूरे जा रहा था। योगेंद्र का मन कर रहा था कि धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। वैसे टेंशन मत लो यार, GTR का एक्सेलरेशन उतना अच्छा नहीं है। अगर तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स थोड़ी सी भी ठीक है तो तुम इसके साथ कम्पीट कर सकते हो। ध्रुव ने योगेंद्र से फेक सिंपैथी शो करते हुए कहा। योगेंद्र का चेहरा काला पड़ गया था। उसे पता था कि उसके और ध्रुव के बीच में कोई कंपटीशन ही नहीं है। उसके और ध्रुव के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इसके साथ ही साथ ध्रुव के पास और भी बहुत कुछ था। उसके पास न केवल अच्छे ड्राइविंग स्किल्स थे, बल्कि वो उसमें मास्टरी हासिल करने के बहुत करीब था। लेकिन ध्रुव का कारों के प्रति प्यार एक रेसर के लेवल का नहीं था। इस वजह से उसका ड्राइविंग मेथड स्टेबल नहीं था। योगेंद्र को समझ आ गया था कि अगर रूल्स नहीं बदले गए तो ध्रुव को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अरे, तुम्हें पता नहीं था क्या कि आज हम नॉर्मल रेस में कम्पीट नहीं करने जा रहे हैं। आज रिले रेस होगी, जिसके लिए एक से ज्यादा कार्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन तुम्हारे पास तो एक ही कार है। सबको कम से कम 5 कार्स की जरूरत होगी। योगेंद्र को लगा कि उसकी बात सुन के ध्रुव बैकफुट पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास यही एक कार है? ध्रुव को निहाल की कैपेबिलिटीज पर पूरा कॉन्फिडेंस था। वो जो चाहेगा वो निहाल तुरंत लाके उसके सामने रख देगा। ध्रुव की बात सुन के योगेंद्र ने सड़क की ओर देखा। उसे कोई भी कार आते हुए दिख नहीं रही थी। 20 मिनट में कंपटीशन शुरू होने वाला है। तुम्हारी कार कहाँ से आएगी? आसमान से टपकेगी। अगर कार नहीं है तो जाके किनारे बैठो और मेरे लिए तालियां बजाओ। योगेंद्र ने ध्रुव का मजाक उड़ाते हुए कहा। ध्रुव ने सिर हिलाया और तृप्ति के पास आ गया। उसने तृप्ति को कंधे से पकड़कर कहा, आज मैं सबको दिखा दूंगा कि कोई भी मुझसे पंगा नहीं ले सकता। ध्रुव तृप्ति को देखकर मुस्कुराया। पता नहीं क्या समझता है खुद को। ध्रुव की बात सुनकर योगेंद्र ने भौहें सिकोड़ ली। क्या ध्रुव की बात में कुछ भी दम था? आखिर वो करने क्या वाला था? तुम सही कह रहे हो। कार सचमुच आसमान से ही टपकने वाली है।
ध्रुव ने योगेंद्र के कंधों को थपथपाया। उसने जब देखा कि लगभग समय हो ही गया है तो उसने चुटकी बजाई। आसमान में धमाके की आवाज साफ सुनी जा सकती थी। योगेंद्र ने ऊपर देखा तो हैरान रह गया। आसमान में एक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि 5 हेलीकॉप्टर्स थे। 5 हेलीकॉप्टर्स पर 5 स्पोर्ट्स कारें लगी हुई थी। उनके ब्रांड्स अलग अलग थे, लेकिन उन सभी की कीमत 10 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। हेलीकॉप्टर्स लग्जरी कारों के साथ जय पर्वत पर लैंड कर गए और इस बात ने पूरे जय पर्वत में हंगामा मचा दिया। जय पर्वत अपनी अमीरी के लिए फेमस था, हालांकि उनमें से कोई भी अमीर ध्रुव की तुलना में कुछ भी नहीं था। हेलीकॉप्टर से लटकी हुई किसी भी कार की कीमत नीचे खड़ी हुई किसी भी स्पोर्ट्स कार से कई गुना ज्यादा थी। हेलीकॉप्टर्स के रुकते ही विमान का स्टाफ ध्रुव के पास पहुंचा और बोला, मिस्टर गिल, आपने जो कार बुक की थी वो आ गई है। योगेंद्र भी ध्रुव की अमीरी देख के दंग रह गया। ये मैंने क्या कर दिया? अभी भी मैं चाहूं तो अपनी बात से पीछे हट सकता हूँ। वो सोचने लगा। योगेंद्र को थोड़ा पछतावा तो हुआ, पर वो पीछे नहीं हट सकता था। पूरा जय पर्वत ध्रुव की जय जयकार से गूंज उठा और ये सुनकर योगेंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे बहुत दर्द हो रहा था। ध्रुव और उसके बीच का अंतर बहुत बड़ा था। वो उससे आगे निकलने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? योगेंद्र ने अपना पसीना पोंछा। उसने देखा कि कार के साथ रेसर्स तो आए ही नहीं है। उसे ध्रुव का मजाक उड़ाने का अच्छा मौका मिल गया था। तुम्हारे पास कार है लेकिन तुम्हारे पास रेसर नहीं है। योगेंद्र को लग रहा था कि ध्रुव अकेला रेसर है। रेसर्स? अगर आपके पास पैसा है तो क्या आपके पास रेसर नहीं होंगे? ध्रुव ने योगेंद्र को घूरते हुए पूछा। पैसा? तुम्हें अपने पैसे का बहुत घमंड है ना, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं होता। जय पर्वत पे जो रेसर्स हैं उनके पास पैसे की कमी नहीं है। लाखों करोड़ों और यहाँ तक कि अरबों रुपए भी हैं उनके पास। देखते हैं तुम कितना पैसा उड़ा सकते हो। योगेंद्र ने जानबूझकर ऐसा कहा। वो ध्रुव पर दबाव डालना चाह रहा था, लेकिन उसकी ये ट्रिक भी जल्द ही फेल हो गई। ध्रुव ने अपनी जेब से कुछ कार्ड निकाले। तुम ये कार्ड देके रेसर्स खरीदोगे? सच में? ये है क्या, एक डिस्काउंट कार्ड? ध्रुव, तुम एक अमीर आदमी हो, इतनी गिरी हुई हरकत क्यों कर रहे हो? योगेंद्र की आंखों में आश्चर्य और सार्काज्म की झलक दिख रही थी। वो जोर से हंसा। क्या ध्रुव ने एक डिस्काउंट कार्ड पकड़ा हुआ था? देखने वाले को ऐसा लग सकता था, लेकिन ध्रुव के हाथ में जो कार्ड था वो एक मेंबरशिप कार्ड था। लेकिन इस मेंबरशिप कार्ड की वैल्यू सुन के वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ सकते थे। ये मैकलिस्टर क्लब का मेंबरशिप कार्ड है। अगर आप सबको कोई आपत्ति ना हो तो चलिए हम दोस्ती कर लेते हैं और फिर हम सारे दोस्त मिलके मैकलिस्टर क्लब जाएंगे। कहिए, क्या ख्याल है? ध्रुव की बात खत्म होते ही पूरा जय पर्वत हिल गया। आखिर क्या था मैकलिस्टर क्लब? ये क्लब मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स द्वारा लॉन्च किया गया था। अगर कोई इसका मेंबर बन जाता था तो उसके लिए हाई सोसाइटी के दरवाजे अपने आप खुल जाते थे। हालांकि क्लब में शामिल होना बहुत ही मुश्किल काम था। आम लोगों के लिए मैकलिस्टर रिजॉर्ट्स में खाना खाने जाना भी इम्पॉसिबल सी बात थी। ऐसे हजारों या लाखों लोग थे जो पहला ही टेस्ट पास नहीं कर पाते थे। पहले टेस्ट के बाद 3 और टेस्ट हुआ करते थे और आगे आने वाले टेस्ट की डिफिकल्टी पिछले वाले से ज्यादा हुआ करती थी। और क्लब के ये मेंबरशिप कार्ड, जिसके बारे में लोगों ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, ध्रुव के हाथ में थे। ध्रुव मेंबरशिप कार्ड हाथ में लेकर लोगों को दिखा रहा था। लोगों की आंखें लालच से भरी हुई लग रही थी। पहले तो कुछ देर लोग अपनी जगह चुपचाप खड़े रहे, फिर उन्होंने ऐसा कुछ किया जिसे देख के ध्रुव के भी होश उड़ गए। जब ध्रुव ने देखा कि कई सारे लोग झुंड में दौड़ते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, उसने कुछ कदम पीछे खींच लिए। ये लोग उसके साथ क्या करना चाहते थे? पक्का ये लोग योगेंद्र की टीम में से होंगे। वो उसे मारने के लिए उसके पास आ रहे थे। अगर भीड़ इकट्ठी होकर ध्रुव को मार देगी तो किसी इंडिविजुअल पर ध्रुव के मर्डर का इल्जाम भी नहीं आएगा। क्या योगेंद्र ने ये सारी प्लानिंग की थी? ध्रुव ने अपने चारों तरफ नजर डाली। उसके पास तृप्ति खड़ी थी जो उसकी किसी भी तरह से मदद नहीं कर सकती थी। वो बुरी तरह से निहाल को मिस कर रहा था। ध्रुव की तरफ दौड़ कर आने वाले लोगों में दिल्ली के 2nd जनरेशन रिच किड्स भी शामिल थे। उन्हें अपनी तरफ दौड़ के आता देखकर ध्रुव हैरान रह गया। ये अमीरों के बच्चे उसका कत्ल करने वाले थे, जिन्होंने शायद अपनी जिंदगी में एक चींटी भी नहीं मारी होगी। जैसे ही वो सब लोग ध्रुव के पास पहुंचे, उसे एहसास हुआ कि वो उनके इरादों के बारे में कितना गलत सोच रहा था। उसके पास दौड़ कर आए हुए लोग लालची तो थे, लेकिन उनके इरादे ध्रुव की हत्या करने के तो बिल्कुल भी नहीं थे। जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया, ध्रुव की जान में जान आ गई। ध्रुव, मैं गाड़ी चला सकता हूँ। मैं आपकी टीम में शामिल होना चाहता हूँ। मिस्टर गिल, हम आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। आप चाहो तो हमारी कंपनी भी आपकी सबऑर्डिनेट बनकर काम करेगी। मिस्टर गिल। ध्रुव को समझ नहीं आ रहा था कि वो किसकी बात सुने और किसकी नहीं। उसे लग रहा था कि अगर लोग थोड़ी देर तक ऐसे ही शोर करते रहे तो वो बहरा हो जाएगा। उसने इशारा करके लोगों को एक एक करके अपनी बात कहने के लिए कहा।
योगेंद्र को समझ में आ गया था कि उसका और ध्रुव का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। जितनी जल्दी वो ये बात मान ले उतना ही उसके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही साथ उसे लग रहा था कि ध्रुव ने जो मेंबरशिप कार्ड हाथ में ले रखा था वो बहुत ही अट्रैक्टिव था। योगेंद्र ने ध्रुव को घूर कर देखा और ये कहने से खुद को रोक नहीं सका। मिस्टर गिल, क्या आप मुझे क्लब का मेंबरशिप कार्ड दिखा सकते हैं? क्या योगेंद्र ने हार मान ली थी या अभी भी उसकी कोई ट्रिक बाकी थी? मैकलिस्टर क्लब कुछ दिन पहले ही खुला था। क्लब ने खुलने के एक हफ्ते के अंदर ही दिल्ली में धूम मचा दी थी। खासकर कठौता एरिया में तो ये बहुत ही ज्यादा फेमस था। कई एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैकलिस्टर क्लब में शामिल होना एक बड़े सम्मान की बात थी। योगेंद्र जानता था कि क्लब के मेंबरशिप कार्ड की वैल्यू इतनी ज्यादा थी कि उसे कितना भी पैसा देकर खरीदा नहीं जा सकता था। इस क्लब की शुरुआत ध्रुव ने की थी। क्लब की शुरुआत बिजनेस वर्ल्ड के स्पेशल लोगों को एकजुट करने के लिए नहीं बल्कि एक खास इंसान से निपटने के लिए की गई थी। एक खास इंसान जो कि इनविजिबल था, लेकिन ध्रुव को पता था कि वो वहां है। निहाल ने ध्रुव को बताया था कि गिल फैमिली अपने वारिस का चयन बहुत ही सिंपल मेथड से करती थी। टॉप पर वही पहुंचता था जो उत्तराधिकारियों में सबसे केपेबल हुआ करता था। पूरी दुनिया में गिल फैमिली के सैकड़ों वारिस थे। कम से कम 3 वारिस तो दिल्ली में ही रहते थे और ध्रुव उनमें से एक था। वो इन इनविजिबल उत्तराधिकारियों को हराना चाहता था। उसे पता था कि ये वारिस मैकलिस्टर क्लब की मेंबरशिप लेके खुद को एक्सपोज कर देंगे और जैसे ही वो लाइमलाइट में आएंगे ध्रुव उनका काम तमाम कर देगा। ध्रुव जब ये सब सोच रहा था तब जय पर्वत पे खड़े लोग उसके हाथ से मैकलिस्टर क्लब का मेंबरशिप कार्ड छीनने की कोशिश कर रहे थे। लोगों में आपस में मारपीट भी शुरू हो गई थी। इस छीना झपटी में ध्रुव के हाथ में रखा हुआ मेंबरशिप कार्ड जमीन पर गिर गया। योगेंद्र ने इस बात की परवाह नहीं की कि कौन क्या सोचेगा। वो लोगों के ऊपर से चढ़ते हुए कार्ड के पास पहुंच गया। उसने किसी के बाल नोचे, किसी की पीठ पर घूंसा मारा, किसी की शर्ट फाड़ दी, लेकिन उसने किसी को कार्ड नहीं लेने दिया तो नहीं लेने दिया। जैसे ही कार्ड उसके हाथ में आया वो खुशी से झूम उठा। उसे कार्ड मिल गया था। अंततः उसे मैकलिस्टर क्लब का मेंबरशिप कार्ड मिल गया था। जैसे ही उसने सिर उठाया तो देखा कि सामने ध्रुव खड़ा हुआ था। ध्रुव को उसकी हालत पर तरस आ रहा था। वो योगेंद्र को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने योगेंद्र को खड़े होने का इशारा किया, लेकिन योगेंद्र कुछ पलों के लिए नीचे जमीन पर ही बैठा रहा। फिर ध्रुव ने सहारा देके योगेंद्र को खड़ा किया। योगेंद्र ने मैकलिस्टर क्लब का मेंबरशिप कार्ड मजबूती से पकड़ा हुआ था। ध्रुव ने कार्ड की तरफ देखा और योगेंद्र को कार्ड लौटा देने का इशारा किया, लेकिन योगेंद्र कार्ड वापस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं था। देखो योगेंद्र, मेरी बात समझो। ये कार्ड केवल इनविटेशन के बेसिस पर ही लिया जा सकता है। बिना इनविटेशन के तुम कार्ड का कोई भी फीचर वैसे भी एक्सेस नहीं कर पाओगे। वापस कर दो कार्ड। योगेंद्र ने ना में सिर हिलाया। ध्रुव ने उसके हाथ से कार्ड लेने की कोशिश की, लेकिन योगेंद्र ने ऐसा कुछ किया जिसकी ध्रुव को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। योगेंद्र ने ध्रुव के चेहरे पर एक घूंसा मार दिया और वहां से भाग निकला। इससे पहले ध्रुव अचानक हुए इस वार से संभल पाता, योगेंद्र उससे दूर जा चुका था। ध्रुव को यह तो पता था कि योगेंद्र जो कार्ड लेकर भागा है वो काम तो नहीं करेगा, लेकिन एक बात थी जिसे लेकर ध्रुव थोड़ा सा चिंतित था। वो था कार्ड का डिजाइन, जिसे ध्रुव बिल्कुल भी लीक नहीं होने देना चाहता था। कार्ड में कई सारे सीक्रेट फीचर्स थे जो योगेंद्र के हाथ में पड़ गए तो वो उन्हें आसानी से कॉपी कर सकता था। ध्रुव ये रिस्क तो बिल्कुल भी नहीं ले सकता था कि उसके क्लब के मेंबरशिप कार्ड की वैल्यू कम हो जाए। योगेंद्र रुक जाओ, वैसे भी ऐसे भाग के कहां तक जाओगे? एंड में तो मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगा। इससे अच्छा है कि तुम खुद भी ना थको और मुझे भी मत थकाओ। योगेंद्र पर ध्रुव की बातों का बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा था। वो पूरी तेजी से भागा जा रहा था। ध्रुव ने भी जोर लगा के उसका पीछा करना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में ध्रुव योगेंद्र के बगल में पहुंच गया। उसने योगेंद्र का हाथ पकड़कर उसे रोक दिया और उसके चेहरे पर एक जोर का घूंसा जड़ दिया। ध्रुव पर योगेंद्र के एक घूंसे का उधार था जो उसने चुका दिया था। घूंसा खाकर योगेंद्र जमीन पे जा गिरा। इससे पहले वो संभल पाता, ध्रुव ने उसके हाथ से मेंबरशिप कार्ड छीन लिया था। बोला था ना कि ये कार्ड केवल इनविटेशन से मिलता है। समझ नहीं आती क्या? फालतू में थका दिया। योगेंद्र जमीन पर लेटा लेटा हाँफ रहा था। ध्रुव गिल, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। ध्रुव योगेंद्र की बात सुन के हंसने लगा।
तुम इस काबिल ही नहीं हो कि मैं तुम्हें बेवकूफ बनाऊं। खैर वो सब छोड़ो, चलो कार रेसिंग कंपटीशन स्टार्ट करते हैं। क्या अभी भी किसी कंपटीशन की जरूरत बाकी थी? योगेंद्र कंपटीशन शुरू होने से पहले ही हार चुका था। ध्रुव, तुम जीत गए। योगेंद्र के पास दांत पीसने और सिर नीचा करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। ध्रुव बहुत ताकतवर था, उनकी ताकत के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जय पर्वत के लोगों के सामने योगेंद्र ने अपनी हार स्वीकार कर ली। वहां मौजूद लोग तो पहले से ही जश्न मना रहे थे, क्योंकि उनमें से बहुतों को मैकलिस्टर क्लब का मेंबरशिप कार्ड मिल चुका था। वो सब योगेंद्र की हालत पर हंस रहे थे। जय पर्वत पर हुई घटना की खबर दिल्ली में आग की तरह फैल गई। बस एक ही इंसान था जो वहां हुई घटना से बहुत दुखी था। वो ये बात पचा ही नहीं पा रहा था कि ध्रुव एक बहुत ही रिच और सक्सेसफुल इंसान है। साथ ही साथ ध्रुव ने लोगों के साथ मिलकर उसका बहुत मजाक भी उड़ाया था। उस इंसान का नाम था योगेंद्र, और वो ध्रुव को यूं ही नहीं छोड़ने वाला था। जय पर्वत से नीचे उतरते ही मिस्टर योगेंद्र के पास एक फोन आया। ये फोन ग्लोरी फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से था। फोन की दूसरी ओर वाले इंसान ने योगेंद्र को बताया कि उसे ऑफिशियली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से निकाल दिया गया है। क्यों? योगेंद्र चौंक कर चीख पड़ा। तुमने शायद मैकलिस्टर क्लब से जुड़े किसी इंसान को नाराज किया है, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा करना पड़ रहा है। योगेंद्र पूरी तरह से हैरान था। आखिर ये ध्रुव कौन था? उसके पास इतनी सारी पावर कैसे हो सकती है? जय पर्वत से नीचे उतरने के बाद योगेंद्र एक मिस्टीरियस विला में घुसा। उस विला में एक आदमी था जो अब सोने जा रहा था। आदमी सोने ही वाला था, लेकिन जब उसने योगेंद्र को अंदर आते देखा तो उसने फिर से पैजामा पहन लिया। योगेंद्र, तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? योगेंद्र लिविंग रूम में जाके बैठ गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। योगेंद्र आखिर किससे मिलने पहुंचा था?